सो देखते हैं आज एसक्यूएल और कुछ क्वेरीज और देखते हैं। तो एसक्यूएल सबको पता ही है, क्या होता क्या है एसक्यूएल, क्या होती है एसक्यूएल, क्या होता है? हम्म, अच्छा, ओके। तो एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज होती है जो हमको रिलेशनल डेटाबेस का मतलब जो हमारा टेबल्स वाला डेटाबेस है जिसमें रोज हैं, कॉलम्स हैं, उसमें से हमको डेटा रिट्रीव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, या टेबल्स क्रिएट करने के लिए, या टेबल्स ऑल्टर करने के लिए हमको यूज में आती है। ठीक है। तो एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है, ये डिक्लेरेटिव होती है। डिक्लेरेटिव मतलब ये केवल हम इसमें ये बताते हैं कि हमको क्या चाहिए, कैसे करना है वो हम नहीं बताते हैं क्वेरी में। ठीक है। तो हाँ, तो हम क्वेरीज देखेंगे आज थोड़ी स्टार्टिंग लेवल की, मतलब थोड़ा कुछ एक दो एडवांस भी थोड़ी रहेंगी और ये वाली रहेंगी। तो ये जो है, ये तीन टेबल्स हम लोग फॉलो करेंगे आगे चलते हुए, क्वेरीज करते हुए अभी के लिए। तो जिसमें से ये अपना सेलर्स टेबल है। सेलर्स में एस आई डी, सेलर की जो आईडी है वो इसकी प्राइमरी की है। प्राइमरी की यू ऑल नो, राइट? प्राइमरी की आप सबको पता है या नहीं पता है? प्राइमरी की यू ऑल नो, आई गेस। यस सर। या ओके। तो ठीक है, ये सेलर की प्राइमरी की ये एस आई डी रहेगी, और बोट्स की प्राइमरी की बी आई डी रहेगी। ठीक है। और साथ में अपना एक और टेबल है जो रिजर्व्स रिजर्व्स का टेबल है। तो किस सेलर ने कौन सी बोट रिजर्व की है, किस डे पे, वो इसमें रहेगा। ठीक है। तो ये अपने तीन टेबल्स हम लोग फॉलो करेंगे। ये समझ आ गया ना? ये आपको केवल एक बाहर से स्कीमा बताया हुआ है टेबल का, मतलब टेबल कैसा है। तो टेबल का नाम, एक टेबल का नाम है सेलर्स। उसमें एट्रीब्यूट्स हैं सेलर आईडी, सेलर नेम, रेटिंग, एज। चार कॉलम्स है उसमें। एक बोर्ड्स टेबल है जिसमें तीन कॉलम्स हैं, बी आई डी, बी नेम एंड कलर। और एक रिजर्व टेबल है जिसके तीन कॉलम है, एस, जिसमें तीन कॉलम है, एस आई डी, बी आई डी एंड डे। तो ठीक है। अब जनरल फॉर्म तो सबको पता ही है एसक्यूएल का, राइट? एसक्यूएल क्वेरीज कैसे लिखते हैं ये सबको पता है, राइट? जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? जनरल फॉर्म, अच्छा, ये चाहो तो आप लोग नोट कर लो अपनी कॉपी में, वैसे तो शो होता रहेगा, बट चाहो तो नोट कर लो और क्वेरीज कॉपी में लिख लेना, और वही साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें एसक्यूएल क्वेरी का जनरल फॉर्मेट क्या क्या होता है? सबसे पहले सेलेक्ट जरूरी है हमको, फिर यहाँ पे हम लोग कोई भी एक लिस्ट लिख सकते हैं, है ना? कोई भी लिस्ट, और डिस्टिंक्ट कीवर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। दोनों में से कोई भी। लिस्ट का मतलब है कॉलम्स हो सकते हैं, है ना? और पूरा टेबल भी हो सकता है। पूरा टेबल मतलब टेबल के सारे कॉलम्स, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एस्ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है। तो टेबल के ऑल कॉलम्स की बात करनी है तो एस्ट्रिक, वरना कॉलम नेम्स। ठीक है। तो ये हम यूज कर सकते हैं इसमें। और फ्रॉम फ्रॉम में फ्रॉम लिस्ट का मतलब कोई भी रिलेशनल टेबल या कुछ भी, है ना? तो ये इसमें टेबल हो सकता है या कोई भी और जो दूसरे से रिजल्ट आया वो भी। वेयर वेयर में हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताते हैं, मतलब यहाँ पर हम कंडीशंस लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर एक सबसे सिंपल क्वेरी से शुरू किया जाए, तो अगर ये हमारे पास तीन टेबल्स हैं, तो अगर हमको बताया पूछा जाए कि राइट, फाइंड ऑल सेलर्स दैट हैव रेटिंग विद रेटिंग ग्रेटर देन 5।
ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसमें एसक्यूएल में? ये सबसे सिंपल क्वेरी है स्टार्ट करने के लिए। तो पहला आंसर कौन बता रहा है? सेलर। हाँ Select abstract from sailors where हाँ rating more than equal to 5 या more than 5 only. हाँ, ग्रेटर देन 5। तो इसमें क्या होगा? सेलेक्ट एस्ट्रिक, सही बताया, किसने बताया? तनिष्क, राइट? Yes sir. ओके, सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, सेलर्स। तो एक्चुअली ये इजी इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें हम नॉर्मल इंग्लिश हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें ये लिख रहे हैं कि हमको चाहिए क्या, बट कैसे होगा, उसके पीछे का एल्गो क्या यूज हो रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसीजरल नहीं है, ठीक है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेलर्स वेयर क्या चाहिए? रेटिंग। तो वो आप लोग नोट कर लेना, अगर नहीं नोट किया तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, नोट कर लो, क्योंकि बार बार ऊपर करना में दिक्कत होगी। ये सेलर्स टेबल है, 4 एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब 4 कॉलम्स हैं इसमें, एस आई डी, एस नेम, रेटिंग, एज, ठीक है। बोट्स टेबल है, इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, बोट आईडी, बोट नेम और कलर। रिजर्व टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, एस आई डी मतलब सेलर आईडी, बी आई डी मतलब बोट आईडी, और डे। तो ये है, नोट कर लिया, राइट? नोट कर लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चंस करेंगे तो याद रहेगा। अब सबसे सिंपल तो ये हो गया जिसमें एक टेबल यूज होता है और सिंपल क्वेरी, सब पूरा डेटा एक ही टेबल में होता है, और कोई ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है क्वेरी, और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है उसको करने में, ठीक है। अब अच्छा, कुछ कुछ चीजें जैसे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है इसमें? डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मतलब जैसे मान लो हमने बोला कि सेलेक्ट, उस सेलर का नाम बताओ, सेलर्स का नाम। सो टोटल कितने सेलर्स हैं? सेलर्स विद डिफरेंट नेम्स, विद देयर नेम्स। सेलर्स का मतलब हमको नाम प्रिंट कराना है, कितने अलग अलग नाम के सेलर्स हैं हमारे पास, मतलब कितने सेलर्स हैं विद डिफरेंट नेम्स। तो उस केस में हम क्या करेंगे? डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। तो डिस्टिंक्ट क्या होगा? जैसे मान लो, अगर ये समझ आ ही रहा होगा, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, जो एक दूसरे से मैच ना हो। जैसे हमारे पास अगर एक सेलर टेबल है, उसमें एक सेलर का नाम है S1, दूसरे का नाम भी है S1, तीसरे का नाम है S2, और चौथे का नाम है S3। तो डिस्टिंक्ट अगर हम डिस्टिंक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, जैसे सेलेक्ट, क्या यहाँ पे हमको प्रिंट कराना है? Distinct name. Distinct name. तो इसमें एस नेम फ्रॉम सेलर्स अगर ये लिखा, तो इसमें और डिस्टिंक्ट में फर्क क्या होगा? इसमें सारे नेम प्रिंट हो जाएंगे। अगर नहीं, इसके आउटपुट में और इसके आउटपुट में, अगर ये मान लो ये 4 नेम्स हैं, एक कॉलम है, टेबल ये एस नेम कॉलम में 4 एंट्रीज ही हैं, जो आएगा वो सर बिना डिस्टिंक्ट वाले में आ जाएगा। हाँ, एक एक करके बोलते हैं। ये पहले प्रतीक बोल लो, चलो प्रतीक। अगर इसके अंदर हम डिस्टिंक्ट नहीं लगाते हैं, विदाउट यूजिंग डिस्टिंक्ट, तो हमारे पास चारों के एंट्रीज का आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, बट वाइल डिस्टिंक्ट, हम जो सेम नाम वाले हैं वो उसको एक ही कंसीडर करेगा। अच्छा। और उसके बाद जो S1, S2 और S3, मतलब इन 3 के ही आएंगे बजाय कि 4 के। ओके, तो अच्छा, ठीक है, मतलब ठीक है, ओके। तो हमारे पास इसमें दूसरा कौन बोल रहा था? उसका भी सेम ही आंसर होगा, आई गेस। यस सर। ओके, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट में क्या होता है? जो रिपीटेड वैल्यूज होती हैं वो हट जाती हैं। तो इसमें डिस्टिंक्ट अगर लगा होगा तो उसमें हमारे पास
S1 जो 2 बार है वो आउटपुट में केवल 1 बार आएगा और S2 और S3 आएगा साथ में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा डिस्टिंक्ट का यूज करने के बाद। और अब आते हैं, अगर मान लो यूनियन, इंटरसेक्ट, ये सब क्वेरीज पता है तुम लोग को, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, यूनियन, इंटरसेक्ट और ये सब। चलो नहीं पता है तो आगे अभी देखते हैं। तो सबसे अब एक नया क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे चलते हैं, क्वेश्चन कराते जाएंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे। तो अगर हमसे कोई बोले कि फाइंड द नेम्स ऑफ सेलर्स हु हैव रिजर्व्ड बोट नंबर 103, उन सेलर्स के नाम बताने हैं जिन्होंने बोट 103 रिजर्व किया है, ठीक है। तो क्या होगा ये? Select S name dot sailors from reserves outer union sailors where day equal to 5. नहीं, लास्ट क्वेरी क्या थी सर? हाँ, क्वेरी ये है कि सेलर बोट नंबर जिसने बोट नंबर रिजर्व की है 103, उस सेलर का नाम, उन सेलर्स के नाम बताने हैं जिन्होंने बोट नंबर 103 रिजर्व की है। Select S name dot sailors from reserves outer union sailors where bid dot reserves equal to 103. अच्छा, एक बार और बोलना, मैंने मिस किया थोड़ा, देखते हैं क्या है। Select S name dot sailors from reserves S name dot sailor, अच्छा, S yes name sir, from, हाँ बोलो from reserves outer union sailors where bid dot reserves equal to 103. आउटर यूनियन सर यूनियन में वो आउटर ज्वाइन ओके, और आउटर ज्वाइन क्यों लगाया इसमें? सर मेरे को जॉइंस याद नहीं थे, मेरे को आउटर जॉइन और 2 इनर जॉइंस होते हैं, उतना याद था, सो आई जस्ट नेम्ड वन। चलो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बताया, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है अभी कि तुमने सही किया है या नहीं। अच्छा, तुमने क्या किया है कि तुमने ट्राई किया है उसको यूनियन करने का, सेलर्स टेबल को रिजर्व टेबल से, राइट, सॉरी, ज्वाइन करने का। यस सर। और आउटर ज्वाइन तुमने लगाया। सर मेरे को जॉइंस याद नहीं थे तो मैंने जस्ट आउटर जॉइन बोल दिया। तो ये जो वो बोट की आईडी 103 दी है, ये कहाँ लिखा है तुमने? सर रिजर्व्स में है ना। हाँ, तो ये कंडीशन लगाई है तुमने अपनी क्वेरी? where bid dot reserves equal to 103। चलो ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। और किसी को आंसर देना है क्या? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया तुमने। ठीक है, हो सकता है सही है, अभी देखते हैं सही वाला और इजी वाला जो इसका आंसर है। जो और किसी को आंसर बताना है? अभी कौन आंसर दे रहा था? सर तनिष। ओके, ठीक है। और कोई बताएगा आंसर? देखो क्वेश्चन क्या है, नेम्स ऑफ सेलर्स हु रिजर्व बोट नंबर 103, ठीक है, नेम्स ऑफ सेलर्स हु रिजर्व बोट नंबर 103। तो इस टेबल में देखो, सेलर टेबल में हमारे पास सेलर का नाम है जो हमको चाहिए, ठीक है, लेकिन इस सेलर टेबल में हमारे पास बोट आईडी नहीं है। बोट आईडी 103 हमको सेलेक्ट करनी है, उस सेलर का नाम सेलेक्ट करना है, उन सेलर्स का नाम जिनकी बोट आईडी क्या है 103, लेकिन वो बोट आईडी इस टेबल में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेरी जो है वो हमको 2 टेबल में लगानी पड़ेगी, मतलब 2 टेबल का यूज होगा इस क्वेरी में। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, क्योंकि जो भी डिटेल्स हमको चाहिए, जैसे
सेलर नेम हमको आउटपुट में चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि बोट आईडी 103 होनी चाहिए और बोट आईडी सेलर्स टेबल में नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमको दो टेबल लगेंगे, एक सेलर्स तो लगेगा ही, एस नेम चाहिए उसके लिए, और एक इनमें से बोट्स या रिजर्व्स में से कोई एक टेबल लगेगा। ठीक है, अब हमको बोट आईडी कहां से मिल सकती है? बोट आईडी हमको मिल सकती है, अच्छा, बोट आईडी हमको कहां से मिल सकती है? बोट आईडी हमको इस टेबल से मिल सकती है, लेकिन इधर से अगर हम बोट आईडी निकालेंगे, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो इस टेबल में हो, सेलर्स टेबल में, जहां से हम उसका एस नेम चाहिए। तो लेकिन अगर हम रिजर्व्स टेबल में देखें तो इस टेबल से हमको एक आंसर मिल सकता है। इस टेबल में अगर कोई हमसे पूछ लेता कि ऐसी एस आईडीज बताओ जिसमें बोर्ड नंबर, अगर मान लो इस क्वेरी में नेम्स की जगह आईडी होता, तो क्या आंसर होता तुम लोग का? तो सर इसके अंदर हम सिर्फ रिजर्व आईडी वाली चेक कर लेते, ये चेक कर लेते कि सेलेक्ट एस आईडी फ्रॉम रिजर्व्स वेयर बी आईडी इक्वल टू 103, क्योंकि एस आईडी भी रिजर्व्स में है और बोट आईडी भी रिजर्व्स में है, तो हमको दूसरे टेबल से मतलब नहीं है। लेकिन हमको एस आईडी तो चाहिए ही नहीं आउटपुट में, हमको क्या चाहिए? हमको नेम चाहिए, और नेम हमको कहां से मिलेगा? सेलर से। लेकिन बोट आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एस आईडी है वो हमको कहां से मिलेगी? रिजर्व से। तो हम एक काम करते हैं, रिजर्व टेबल से हम बोट आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग एस आईडी निकाल लेते हैं, और उस एस आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एस नेम है वो सेलर से निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है ना? तो ये कैसे होगा? नेस्टेड क्वेरी से। कैसे? नेस्टेड क्वेरी से। तो अगर तुम लोगों ने नोट किया हुआ है टेबल तो उसको देखना, उसको स्कीमा को अपनी कॉपी में। सबसे पहले हम अंदर वाली क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट, जहां से हमको एस आईडी मिलेगी। तो सेलेक्ट क्या चाहिए हमको? एस आईडी फ्रॉम, कहां से? रिजर्व से। रिजर्व्स वेयर बोट आईडी इज इक्वल्स टू 103। बताओ इससे क्या होगा? सर एसआईडी मिलेगी। इससे एस आईडी मिल जाएगी उन सेलर्स की जिन्होंने बोट रिजर्व की हुई है, जिसका बोट नंबर 103 है। एक ही टेबल है अभी तक। इसका जो आंसर आएगा, इससे कई सारी आईडीज आ सकती हैं। देखो, एक आईडी भी आ सकती है, 0 आईडी भी आ सकती हैं, और बहुत सारी आईडीज भी, बहुत सारे सेलर भी हो सकते हैं जिन्होंने बोट आईडी 103 को रिजर्व किया हो अलग अलग दिन पे। ठीक है, तो ये डे भी दिया हुआ है। ठीक है, एस आई डी बी आई डी। तो इसका आंसर एम्प्टी सेट भी हो सकता है, और सिंगल टप वो भी हो सकता है, और साथ में मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो एस आई डी हमको मिली उसका हम यूज कहां कर सकते हैं? अपने सेलर्स टेबल में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एस नेम निकालने के लिए। ठीक है, तो हम बाहर क्या लिखेंगे? सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम सेलर्स वेयर, क्या चाहिए हमको? वेयर, जहां पे एसआईडी इक्वल्स टू एस आई डी। अब देखो, यहां पे इक्वल तुम तब लगा सकते हो जब तुमको श्योर हो कि इसका आंसर केवल एक आ सकता है। ठीक है, केवल एक, मतलब एक ही आईडी ऐसी होगी जिसने बोट 103 रिजर्व की है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है इस केस में। ठीक है, वो आईडी एक भी हो सकती है, एक या मतलब कुछ भी नहीं आएगा, वो आईडी एक भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। सेम सेलर, कई सारे सेलर्स ने बोट आईडी 103 रिजर्व करा हो सकता है, तो इसलिए यहां पर इक्वल नहीं आएगा। इक्वल तब लग सकता था जब यहां पर हमको कंफर्म होता कि इसका आंसर केवल सिंगल एक मिलेगा, तब तो हम इक्वल लगा सकते हैं सिंगल से कंपेयर करने के लिए। लेकिन अगर हमको मल्टीपल कंपैरिजंस करने हैं, मतलब इसमें जितनी भी एस आईडीज आए सबके लिए हमको सेलर का नाम चाहिए, तो हम इसमें लगाएंगे इन ऑपरेटर। क्या लगाएंगे? इन ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम सेलर्स वेयर एस आईडी इन इस क्वेरी। तो ये रन कैसे होगा? सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी रन होगी।
अंदर वाली क्वेरी हमको क्या दे देगी, रिजर्व टेबल से उन सेलर्स की एसआईडी दे देगी जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग बीआईडी क्या है 103। फिर हो सकता है उसके मल्टीपल आंसर्स हो, मल्टीपल सेलर्स ने बीआईडी 103 रिजर्व की हो, उसके लिए फिर हम बाहर वाली क्वेरी फिर रन होगी कि वेयर एसआईडी जहां जहां पर एसआईडी इसमें जो आंसर आया उसके इक्वल है वहां वो एस नेम सेलर टेबल से प्रिंट हो जाएंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? और इनको क्या कहेंगे? ये इन ऑपरेटर है, ऑपरेटर, ठीक है। जैसे मतलब इसको तुम ऑपरेटर ही बोलोगे, बट इसको ऐसे जैसे सेलेक्ट होता है, जैसे वेयर होता है, ये सब फिक्स्ड है ना जो कीवर्ड्स, ऐसे ही इन एक ऑपरेटर है एसक्यूएल में जो मतलब मल्टीपल वैल्यूज पे काम करता है, ठीक है। इन का मतलब है कोई भी इसमें से अगर मिल गया तो वो कंडीशन वो उसको ले लेगा। इन मतलब इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं जो सब क्वेरी में, ठीक है। समझ आया? इनका मतलब इक्वल तब लगा सकते थे जब हमको कंफर्म होता कि इसका आंसर एक ही आईडी आएगी, मल्टीपल भी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है। अब फोर्थ वाला सबने वो नोट किया हुआ है, राइट? सबने वो स्कीमा नोट किया है, राइट? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम्स ऑफ सेलर्स जिन्होंने रेड बोट रिजर्व की है। ऐसे सेलर्स जिन्होंने कौन सी बोट रिजर्व की है? रेड बोट। अब सबसे पहले आ जाओ इधर, बोट का कलर क्या है? रेड। वो हमको कौन से टेबल से मिल सकता है, कहां कंपेयर हम कर सकते हैं? बोट्स में। लेकिन उससे हमको चाहिए क्या? सेलर का नाम चाहिए, लेकिन इस टेबल से हमको सेलर का नेम नहीं मिल सकता। इसका मतलब सेलर के नेम के लिए कहां जाना पड़ेगा? सेलर्स टेबल में। लेकिन सेलर्स टेबल में हमको सेलर का नाम ढूंढने के लिए कुछ ऐसा चाहिए कि जैसे यहां से अगर हमने निकाल ली कि कौन कौन सी बोट रेड कलर की है, उसकी हमको बी आईडी या बी नेम बी आईडी मिल सकती है इस टेबल से, ठीक है। लेकिन उस बी आईडी का यूज हम सेलर्स टेबल में नहीं कर सकते, वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लिया ना ढंग से? हाँ सर। उन सेलर्स का नाम बताना है जिन्होंने रेड बोर्ड को रिजर्व किया। अच्छा, बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या? कितने लोग हैं? दो ही लोग बोलेंगे। तो नेम्स ऑफ सेलर्स, चलो छोड़ो, पूछने पर भी नहीं बोलते हो तुम लोग। नेम्स ऑफ सेलर्स हु हैव रिजर्व्ड रेड बोट, तो उन सेलर्स का नाम चाहिए जिन्होंने रेड बोर्ड रिजर्व की हुई है। अब ठीक है, सर इसमें इनर क्वेरी बोट्स पे लगेगी, मतलब बोट वाले टेबल पे? हाँ बोट वाले टेबल पे लगेगी। लेकिन एक चीज और बताओ मेरे को, इधर से तुम क्या निकाल सकते हो? तुमको मेन कंडीशन क्या है? मेन कंडीशन क्या है तुम्हारी? सर रेड कलर्स, रेड कलर वाली हमको बोट चाहिए, है ना। लेकिन इस टेबल से तुम रेड कलर वाली बोट का बोट नेम निकाल सकते हो, बोट आईडी निकाल सकते हो। इस टेबल से तुम ये तो नहीं निकाल सकते कि वो रेड कलर वाली जो बोट्स हैं उसका सेलर नेम क्या है, उसको चलाने वाला सेलर कौन है, ये नहीं निकाल सकते इस टेबल से, क्योंकि इस टेबल से हम रेड कलर वाली बोट का भी बोट नेम निकाल सकते हैं और बोट आईडी निकाल सकते हैं, क्योंकि वही दो चीजें इसमें है। लेकिन फिर इसके बाद रिजर्व वाले टेबल से एसआईडी निकाल के फिर सेलर वाली आईडी से हम वो निकालेंगे। बहुत सही, यही आंसर है, ठीक है।
देखो सर देखो इसमें डबल नहीं यूज होगी सर फिर? हो गया। डबल नेस्टिंग यूज होगी इसमें, मतलब 2 बार नेस्टिंग लगेगी। बोट वाले से नहीं हो जाएगी इसके थ्रू फिर? रिजर्व आईडी। 1 मिनट सर, ऊपर नीचे आवाज हो रही है, एक एक करके बोलते हैं। हाँ बताओ, कौन जा रहा है पहले? आप सर बताओ। 2 क्वेरी यूज नहीं होगी इसमें? इसमें 2 सब क्वेरीज यूज होंगी, टोटल 3 लगेंगी, 2 सब क्वेरीज होंगी उसमें। देखो सर कैसे, क्यों? हाँ बताओ। सर इसके अंदर ऐसा होगा कि बोट कलर जो बोट वाला है उसमें हाँ से हाँ, हम कलर, और उसके बाद उससे रिजर्व वाली से हम बोट आईडी निकाल लेंगे और नहीं उसके बाद 1 मिनट, बोट वाली से कलर नहीं निकलेगा, बोट वाली से बोट आईडी निकलेगी। बोट आईडी निकलेगी और उसके हाँ बाद हाँ, उससे हम कॉरेस्पॉन्डिंग रिजर्व रिजर्व एस से आईडी हम निकाल एस आई डी निकाल लेंगे और सकते एस आई डी का यूज करके हम एस नेम निकाल लेंगे। हैं। ठीक है, हाँ समझे ना? क्योंकि बोट से हमको बोट आईडी ही मिल सकती है, और कलर पे कंडीशन लगानी है तो कलर ना रिजर्व्स में तो है नहीं कि डायरेक्ट इसमें लगा के एस आई डी निकाल लें। तो पहले हमको कलर्स पे कंडीशन लगानी है, तो वो तो केवल बोट्स में ही है, उससे हमको बी आई डी मिल सकता है। लेकिन बी आई डी का हमको यूज है नहीं, हमको चाहिए एस नेम फाइनली। अब सेलर्स टेबल में तो बी आई डी है नहीं, एस आई डी है, एस आई डी का यूज करना है हमको अगर एस नेम निकालने के लिए, तो एस आई डी हमको यहां से मिल जाएगी बी आई डी के कोरस्पॉन्डिंग, और फिर उस एस आई डी का यूज करके हम एस नेम निकाल सकते हैं। गॉट इट। ठीक है, अब देखो, अब बताओ इसमें कैसे कैसे लिखें। तो सबसे पहले सब क्वेरी, सबसे पहली सब क्वेरी वो क्या होगी? सर select BID from boats अच्छा, where हाँ। color equals to red. हाँ, सेलेक्ट बी आई डी फ्रॉम बोट वेयर कलर Equals to red. इक्वल्स टू रेड। ठीक है, अब इससे क्या मिल जाएगा? रेड कलर की जितनी भी बोट्स हैं उसकी बी आई डी, और ये एक होगा या ज्यादा हो सकते हैं एक से? मोर देन 1? मोर देन 1 हो सकती हैं, है ना? तो इसमें इक्वल लगेगा बाहर कंपैरिजन के लिए या इन लगेगा? इन। अब Sir select SID from सेलेक्ट reserves एस आई डी फ्रॉम रिजर्व्स। अब रिजर्व्स टेबल से वो एस आई डी निकाल लो where जहां पे बोट आईडी इन, ठीक है, जहां पे बोट आईडी इसमें इसके आउटपुट में आ रही है, इसके आउटपुट में किसी से भी मैच हो रही है। ठीक है, कोई बोल रहा है क्या? ये आवाज बीच में बोल रही है। हाँ ठीक है ना। अब फाइनल लास्ट, Select S name from sailors where इसको ब्रैकेट में सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम सेलर्स वेयर एस आई डी कैपिटल इन। अब इसमें इक्वल लगेगा या इन लगेगा? इक्वल इसमें इक्वल लगेगा। क्यों? सर क्योंकि हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालनी है ना, एस आई डी के कॉरेस्पॉन्डिंग। नहीं, इक्वल और इन में केवल इतना फर्क होता है, इनको तुम मल्टीपल इक्वल मान सकते हो, ठीक है, जो सबसे इक्वल करेगा। मतलब सर समझ नहीं आया। अरे मतलब ये है, देखो, अच्छा मैं इसका समझाता हूँ ऊपर वाले का, क्योंकि नीचे में 2 हैं तो उसमें टाइम लगेगा। जैसे मान लो ऊपर वाले में बोट आईडी जिनकी 103 है, जिन्होंने मतलब बोट आईडी 103 को रिजर्व किया, उसकी एस आई डी के आंसर्स S1 भी आता, S2 भी आता, S5 आता, S6 आता, ये आंसर आ जाता। हाँ जी। अब हम बाहर क्या कर रहे हैं, एस आई डी हम अगर इक्वल लगा देते तो इक्वल सिंगल वैल्यू पे काम करता है, मल्टीपल पे नहीं काम करता है। ठीक है, इसलिए हमने बाहर क्या लगाया, बाहर वाली वेयर कंडीशन में हमने लगाया
ये मैंने S1, S2, S5 और S6 ये अंदर वाली क्वेरी का आउटपुट लिखा है, ठीक है। हाँ इधर इन लगाया तो इसका मतलब ये है SID इज इक्वल्स टू S1 और SID इज इक्वल्स टू S2 और मतलब इनमें से कोई भी, हाँ समझ गया मैं। ठीक है। तो एक एक करके वो सबसे कंपेयर करेगा ही। तो अब बाकी क्वेश्चन क्या था, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे कि इक्वल, हाँ इधर इक्वल क्यों लगाना है, तुम लोग इक्वल बोल रहे थे, इक्वल क्यों लगाना है? सर SID के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सर इन लगेगा ना। देखो क्या इस पूरी क्वेरी का आउटपुट, ये वाली क्वेरी एक वैल्यू आएगी या मल्टीपल आ सकती हैं? मल्टीपल आ सकता है। मल्टीपल आ सकता है सर। मल्टीपल आ सकते हैं ना, तो इक्वल क्यों लगाओगे, फिर तो इन लगाओ, ठीक है ना। ठीक है सर। तो इसलिए समझे इनका मतलब और नेस्टेड क्वेरीज का यूज, ठीक है ना। सर हम लोग इक्वल टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज में नहीं लगाते? एक मिनट, क्या फिर से? सर हम इक्वल टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज अगर हमें पता हो कि आंसर में डिस्टिंक्ट वैल्यूज आनी है तब भी नहीं लगाएंगे? इक्वल टू नहीं, इक्वल टू सिंगल वैल्यू के लिए काम करता है, मल्टीपल में नहीं काम करता इक्वल टू। ओके सर। हाँ, तो इक्वल टू सिंगल आंसर आए अगर सिंगल फील्ड तो ही काम करेगा वो, वरना नहीं काम करेगा। चलो अब फिफ्थ क्वेरी देखते हैं। जैसे सर अब कलर हाँ इक्वल्स टू रेड है, हाँ तो ठीक है। अगर रेड के साथ हमें ग्रीन भी सिलेक्ट करना होता तो फिर हम लोग कलर इन रेड हाँ ये भी लिख सकते हो। देखो अगर रेड के साथ ग्रीन सेलेक्ट करना है तो जैसे तुमने बोला कलर इक्वल टू रेड और कलर इक्वल टू ग्रीन, ये लिख सकते थे, या ठीक है ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक। या तुम ये लिख सकते थे कलर इन, जो इस लिस्ट में रेड कॉमा ग्रीन, ये लिख सकते थे। तो अगर रेड के साथ तुमको ग्रीन करना है तो तुम ये भी कर सकते थे, ठीक है। ओके सर। तो इस लिस्ट में जो भी कलर्स हैं उन सब में वो लग जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ सेलर्स who have not reserved a red boat. सेलर्स जैसे ऊपर पिछले क्वेश्चन में था कि जिन्होंने रिजर्व की है रेड बोट, अब है जिन्होंने नहीं रिजर्व की रेड बोट। सर नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा बस कलर में, कहां पे? where color is not equals to red. Where color is not equal to red. अच्छा अगर कलर इज नॉट इक्वल टू जो भी तुम कह रहे हो, ठीक है, मान लो हमने लगा दिया कलर इज नॉट इक्वल टू रेड, फिर यहां पे बोट आईडी आ जाएगी जहां पे कलर इक्वल टू नॉट इक्वल टू रेड है। तो इधर हो सकता है कि एक सेलर ने दो बोट रिजर्व की हो, एक रेड और एक ग्रीन। ध्यान से समझना, देखो तुम कह रहे हो यहां पे लगा दो कलर नॉट इक्वल टू रेड, तो अगर यहां पे लगा दिया कलर नॉट इक्वल टू रेड, हो सकता है इस टेबल में देखो तो मान लो रेड वाले की बोट आईडी है B1 और ग्रीन वाले की है B2, ठीक है। एक सेलर है S1, उसने रेड भी
ली है और एक सेलर है S2, उसने ग्रीन भी ली है, और इसका मतलब उसके रिजर्व टेबल में एंट्री क्या होगी, S1 वाले की एंट्री B1 के साथ भी होगी और S1 की एंट्री B2 के साथ भी होगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया मतलब समझाने में। इतना समझ आया क्या? ये कह रहे हो ना कि एक सेलर है, उसने दो कलर की बोट, दो कलर की भी बोट उसने रिजर्व की हो सकती है ना, जिसके अंदर रेड तो इंक्लूडेड है, तो हाँ, हमें उस जिसके वाला अंदर रेड हटाना है कि इंक्लूडेड है, उसके अंदर रेड इंक्लूडेड है। तो तुम्हारे आंसर के हिसाब से, आंसर अभी किसने दिया था ये नॉट इक्वल टू रेड वाला? सर सदानंद। ओके, सो ये इसका नेटवर्क इशू है। तो अगर तुम्हारे आंसर के हिसाब से इधर से वो बोट आईडीज आ जाएंगी जो रेड को छोड़ के बाकी सब हैं। मान लो उसमें बोट आईडी ग्रीन की भी होगी ना, ग्रीन वाले की बोट आईडी होगी कि नहीं होगी उसमें, इस आंसर में? होगी सर, होगी। अब मान लो उस सेलर ने, S1 वाले सेलर ने मान लो रेड भी की थी और ग्रीन भी की थी बुक, तो अब इसमें इस आंसर में ग्रीन वाले की बोट आईडी आई है, राइट? यस सर। तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग अगर हम एस आई डी निकालेंगे तो S1 आ जाएगा ना आंसर में, क्योंकि उसने ग्रीन बुक की है, लेकिन वो नहीं आना चाहिए क्योंकि उसने रेड भी बुक की है। हमको वो नहीं चाहिए सेलर्स जिन्होंने रेड बुक की है, ठीक है? जिन्होंने रेड बुक की है हमको वो वाले सेलर्स नहीं चाहिए। नहीं समझ आया? आया समझ या नहीं आया? यहां नॉट इक्वल टू क्यों नहीं लगा सकते, समझ आया कि नहीं? सर आ गया। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर फाइनल, नहीं तो मैं बताता हूं। रिपीट कर देंगे वाला पॉइंट। एक बार दोबारा रिपीट कर दें ये दोबारा रिपीट कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। तो अगर हम यहां पे लगा देते हैं नॉट इक्वल टू रेड, ठीक है, तो इधर से सारी इस सेलेक्ट क्वेरी से क्या हो रहा है, सेलेक्ट डी आई डी फ्रॉम बोट्स, जहां पे कलर रेड नहीं है, ठीक है? अब अगर कलर रेड नहीं है तो हो ग्रीन, मान लो कलर ग्रीन है, ठीक है? तो अगर कलर ग्रीन है तो वो वाली आएगी ना उसकी बी आई डी इस क्वेरी से, क्योंकि हम रेड को छोड़ के बाकी सारी बी आई डी ले रहे हैं। फिर हम उस बी आई डी का, मान लो ग्रीन वाले की बी आई डी थी B2, ठीक है? तो B2 आई, इसमें हमने चेक किया उस सेलर की एस आई डी हम ले रहे हैं जिसने बी आई डी रिजर्व टेबल में, जिसने बी आई डी इसमें से कोई है जिसकी बी आई डी, तो हो सकता है एक सेलर हो S1 जिसने ग्रीन भी रिजर्व किया हो और रेड भी रिजर्व किया हो। मतलब रेड का अगर B1 ले लें और ग्रीन का अगर B2 ले लें तो इस आंसर में B2 आएगा, B1 नहीं आएगा। और S1 ने अगर B1 और B2 दोनों रिजर्व की हुई थी तो उसकी एस आई डी यहां से सेलेक्ट हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि इस आंसर में B2 आया है, B1 नहीं आया, बट B2 आया है। फिर कंफ्यूज ना हो जाए। अरे जो जिसको समझना था फिर से उसको समझ आ रहा है क्या? यस सर। तो इसमें एस आई डी उसकी सेलेक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ बी आई डी ऑफ ग्रीन बोट, और फिर बाहर वाली क्वेरी से उसका एस नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? जो कि नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसने रेड बोर्ड रिजर्व की हुई है, बट वो आ जाएगी क्यों? ग्रीन बोर्ड की वजह से उसका नाम आ जाएगा। तो ये सही आंसर नहीं है, ठीक है?
सही आंसर इसका बताओ। बट अगर बताओ। हम लोग इसमें डिस्टिंक्ट करने का भी सोचेंगे तो वो भी नहीं हो सकता डिस्टिंक्ट लगाने का सर, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एस आई डी और बी आई डी दोनों प्राइमरी कीज है तो वो ऑलरेडी डिस्टिंक्ट होती है। प्राइमरी कीज से एस प्राइमरी कीज से इसका मतलब क्या है पहले ये बताओ। प्राइमरी कीज वो भी इसमें तो मतलब डिस्टिंक्ट एक रो नहीं वो डेफिनेशन सही हो गई, डेफिनेशन की बात मतलब डिस्टिंक्ट यहाँ पे जरूरी क्यों है, डिस्टिंक्ट लगाना ही क्यों है यहाँ पे। नहीं यहाँ सर, पे तो मैं सोच रहा था डिस्टिंक्ट लगाने का तो वो भी नहीं हो पाएगा डिस्टिंक्ट तो मेरे हमको लिए। अलग अलग वैल्यूज लेने के लिए मदद करता है, यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट का मतलब ही नहीं कोई। ओके देखो आंसर इतना सा है, यहाँ पे इन की जगह क्या आ जाएगा, नॉट इन, खत्म बात। ये हमारा आंसर हो गया। अभी एक्सप्लेन करते हैं कैसे। ये आंसर हो गया, ठीक है। देखो यहां से हमको क्या निकालना है, नेम्स ऑफ सेलर्स जिन्होंने रेड बोर्ड रिजर्व नहीं की है, ठीक है। तो यहां से हमने रेड बोर्ड की बीआईडी निकाल ली, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिजर्व टेबल से वो सेलर निकाल लिए जिन्होंने रेड बोर्ड रिजर्व की हुई है, और फाइनली हमने वो एसआईडी हटा दी जो इस लिस्ट में आ रही है। तो मतलब वो एसआईडीज हटा दी जिन्होंने रेड बोर्ड रिजर्व की हुई है। बताओ कोई दिक्कत हो तो, खत्म हो गया ये। नो सर। समझ आया। यस सर। तो इस ये अंदर वाली इतनी क्वेरी हमको क्या बता रही है, ये क्वेरी हमको वो एसआईडीज दे रही है जिन्होंने रेड बोर्ड को रिजर्व किया है। हमको ये वाली एसआईडीज छोड़ के बाकी सबके नाम चाहिए, तो इन वाली एसआईडीज को छोड़ना है, बाकी सब चाहिए तो नॉट इन लगा दो। जो जो इसमें नहीं है वो वाले नाम प्रिंट हो जाएंगे इनको छोड़ के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया। यस सर। ओके ठीक है। अब नेम्स ऑफ सेलर्स, names of sailors who have reserved boat number 103। उन सेलर्स के नाम जिन्होंने बोट नंबर 10, ये ऑलरेडी कर चुके हैं राइट हम लोग, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड नंबर था सर। हाँ ये थर्ड क्वेश्चन। उन सेलर्स के नाम जिन्होंने बोट नंबर 103 रिजर्व की है, ठीक है। लेकिन ये अब क्वेरी, सेम क्वेरी मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं। इसमें तुम लोग को एक और कीवर्ड जानने को मिलेगा, एक और ऑपरेटर जिसका नाम है एग्जिस्ट, ठीक है। ये ज्यादातर पता नहीं होता है, पढ़ाया भी नहीं जाता है। एग्जिस्ट और तुम्हारा क्या कहते हैं, एक्सेप्ट और ये सब होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पढ़ाया नहीं जाता है, ऑलमोस्ट कहीं भी नहीं पढ़ाया गया होगा स्कूल, मेरे हिसाब से तो कॉलेज में नहीं पढ़ाया। तो अब देखो उन सेलर्स का नाम चाहिए जिन्होंने रिजर्व की हुई है बोट नंबर 103। तो पिछली बार तो हमने क्या किया था, वो निकाल ली थी जो 103 नंबर की बोट आईडी निकाल ली थी, और उधर से हमने फिर एसआईडी निकाल के उधर कंपेयर कर लिया था।
अब देखो, इसका पहले आंसर लिख देता हूं फिर समझाऊंगा, ठीक है। तो सेलेक्ट सॉरी सेलर देखो तो एग्जिस्ट का यूज क्या होता है? एग्जिस्ट केवल ये चेक करता है कि इस अंदर वाली क्वेरी का क्या आउटपुट आया है कुछ या नहीं आया है, ठीक है। अगर इसका आउटपुट आया है, ठीक है, तो वो बाहर वाली क्वेरी में जो एस नेम होगा वो आउटपुट में दे देगा, और अगर इसका आंसर एम्प्टी सेट आया है तो वो बाहर वाली क्वेरी का कोई आउटपुट नहीं देगा। देखो समझने के लिए, तो ये तुम्हारा कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी का भी एग्जांपल है। कैसे? देखो, अपने को वो सेलर्स के नेम चाहिए जिन्होंने बोट को रिजर्व किया है, जो बोट नंबर है 103। अब हम क्या करेंगे, एस नेम फ्रॉम सेलर्स निकालेंगे। सेलर्स, ये सेलर्स के आगे जो एस लिखा है इसका मतलब तुम लोग को पता है, राइट? ये उसी टेबल का शॉर्ट नेम है, ठीक है। जैसे एक क्वेरी में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो अगर हमको उसको बार बार उसको किसी बाद में रेफर करना होता है तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, ताकि हमको उसके एट्रीब्यूट्स को जब यूज करना हो तो बार बार हमको पूरा टेबल का नाम ना लिखना पड़े, सेलर्स और पूरा नाम ना लिखना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स टेबल के लिए एस यूज किया है और रिजर्व टेबल के लिए आर यूज किया है, ठीक है। समझ आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म समझ आ गया होगा। अब देखो, सेलर्स टेबल से हम एस नेम सेलेक्ट कर रहे हैं वेयर एग्जिस्ट, तो होगा क्या, मान लो ये है सेलर्स टेबल में, मान लो नेम है एबीसी कॉमा पीएफजी XYZ, ये 3 नाम है सेलर्स टेबल में। और यहां पर हमको उसके अब देखो इस क्वेरी में क्या होगा, सबसे पहले हमारा सेलर का नाम क्या है, एबीसी। तो सेलर का नाम एबीसी वाले से ये चेक करेगा, इसके अंदर की सारी सब उससे चलाएगा। देखो इस अंदर वाली आईडी में हमने क्या यूज किया हुआ है, अंदर वाली क्वेरी में एस यूज किया हुआ है, और एस किसका वो है, बाहर वाले का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज, क्योंकि इसमें बाहर वाले का जो एस वाले का है वो अंदर यूज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्व टेबल में जाके देखेगा, ऐसी
ऐसी BID जिसकी BID 103 है, उसकी BID साथ में सेलर्स टेबल में जो SID है और रिजर्व टेबल में जो SID है वो मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो उन सेलर्स की SID ये हर रिजर्व टेबल की SID से मैच करेगा। तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग को समझ आ रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ, कुछ समझ आ रहा है क्या? यस सर। क्या समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, राइट ना। तो थोड़ा बहुत बोलते रहो, मेरे को मतलब समझाने में मेरे को पता है थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि ये एक्चुअली पढ़ाया नहीं जाता है, ये इजी वाला थोड़ा सा इजी नहीं है। तो देखो, इसको तुम अंदर वाले को फॉर लूप की तरह समझो। देखो, अब बाहर की हर रो, ये सेलर्स टेबल की हर रो के लिए ये अंदर वाली क्वेरी रिजर्व टेबल की हर रो के लिए चलेगी। मतलब सेलर्स टेबल की पहली रो के लिए रिजर्व टेबल की सारी रोज में हम ये क्वेरी चला के देखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी है, क्योंकि हर सेलर की SID का यहां पर इसमें यूज किया गया है। मतलब ये बाहर वाले टेबल की यहां पे अंदर यूज हुई है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे सेलर्स की मान लो पहली रो है, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं। सेलर्स की पहली रो है, उसमें उसकी SID है 1 और उसका नाम है ABC, ठीक है। अब हम उसके लिए यहां चेक करने गए रिजर्व टेबल में। रिजर्व टेबल में हमने चेक किया कि क्या मतलब रिजर्व टेबल की सारी रोज में हमने चेक किया कि ऐसी सारी रोज क्या हैं कि जिसमें BID, ऐसी कोई भी रो है जिसमें BID 103 हो और साथ में जो उसकी SID हो रिजर्व टेबल में, वो बाहर वाली जो हमारी पहली रो है जिसको हम चेक कर रहे हैं उससे मैच करे। तो मान लो रिजर्व टेबल में रिजर्व टेबल में मान लो एंट्री थी 103 और उसमें ID थी 2। फिर हमने चेक किया 103 और उसमें एंट्री थी 4, 103 और उसमें एंट्री थी 1। तो जो देखो, पहली जो सेलर्स टेबल में रो है उसमें SID क्या है 1, तो ये और रिजर्व टेबल में एंट्री क्या है, ये हमारी ये BID है और ये SID है। तो वो पहली रो के लिए रिजर्व टेबल की सारी रोज में देखेगा, मान लो 3 ही रोज हैं इसमें, ठीक है। सारी रोज में देखेगा कि क्या क्या एंट्री है, तो वो चेक करेगा क्या BID 103 है, हाँ मिल गई। लेकिन क्या बाहर वाली जो SID है, S की SID है, वो R की SID के इक्वल है? नहीं, वो इक्वल नहीं है, ठीक। पहले वाले में, क्योंकि बाहर जो अभी सेलर्स की पहली रो देख रहे हैं उसकी SID क्या है, उसकी SID है 1, ठीक है। और अंदर हमारी R की SID क्या है रिजर्व टेबल में, उसकी SID है 2, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये नहीं लिया, ठीक है। अब यहां नेक्स्ट रो पे आया, इसने ये क्वेरी चलाई कि रिजर्व्स में जिसकी BID 103 है, हाँ है, क्या RSID और SSID इक्वल है? अभी सेलर्स की कौन सी रो चल रही है, पहली रो, उसकी SID क्या है 1 और यहाँ पे SID क्या है रिजर्व टेबल में 4। तो ये मैच नहीं हुआ, मतलब ये भी इसके आउटपुट में नहीं आया। फिर अब तीसरी बार चला फाइनल BID 103 103 और जो बाहर वाली सेलर्स की अभी रो हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी ID भी 1 है SID, और जो इस रिजर्व टेबल में जो SID है वो भी 1 मिल गई। तो इसका मतलब ये रो इस क्वेरी का आंसर होगी। इसका मतलब इस क्वेरी से हमको, जब हमने इस रिजर्व टेबल में ये क्वेरी पूरी चला दी तो हमको कुछ ना कुछ उसमें से आंसर मिला। कोई वो एक रो भी हो सकती है, वो मल्टीपल रोज भी हो सकती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि टेबल में प्राइमरी की क्या है।
तो एक रो भी हो सकती है, मल्टीपल रोज, लेकिन इसका कुछ ना कुछ आंसर था, राइट? तो पूरी अंदर वाली क्वेरी चलने के बाद सारी रोज पे इसका कुछ ना कुछ ये इस अंदर वाली क्वेरी का आंसर एग्जिस्ट करता है, राइट? एम्प्टी नहीं है। तो इसलिए जिसके लिए एम्प्टी नहीं होगा वो वाला एस नेम प्रिंट हो जाएगा। तो इसके एस आई डी के कॉरेस्पॉन्डिंग वन एस आई डी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नाम है वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्ट क्या चेक करता है कि अंदर वाले का जो आंसर है, इसके बाद वाले का जो आंसर है वो एग्जिस्ट कर रहा है या खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, सर अगर एम्प्टी होगा तो? एम्प्टी होगा तो वो उसको आंसर में नहीं लेगा। अभी मान लो आंसर में एबीसी प्रिंट हो जाएगा, मान लो हमको आंसर में कॉलम में ऐसे आएगा एस नेम, फिर नीचे एक कॉलम नीचे एक होगा ऐसे, फिर इसके बाद ये आउटपुट में प्रिंट कर रहा हूं, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, एबीसी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एबीसी उसके पर सॉरी सर समझ आ गया। ओके, तो ये था हमारा इसका। तो इसको तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, फॉर लूप की तरह समझ सकते हो। फॉर ईच रो इन सेलर्स टेबल रन दिस क्वेरी इन रिजर्व्स टेबल इन एवरी रो फॉर इन रिजर्व्स टेबल। ऐसा समझ आया? सेलर्स टेबल की हर रो के लिए इस क्वेरी को रिजर्व टेबल में सारी रोज के लिए रन करो। जैसे अब मान लो ये तो एबीसी था, मान लो नेक्स्ट सेलर्स टेबल में जो आईडी है उसकी वो है 3, और उसका जो वो है नेम वो है XYZ। ठीक है, तो सेलर्स उसकी आईडी है 3 और उसका जो नाम है वो है XYZ। तो ये चेक करेगा रिजर्व टेबल में क्या बोर्ड नंबर 103 है, हाँ है। क्या एस आई डी आर रिजर्व टेबल की और एस आई डी एस सेलर्स टेबल की मैच हो रही है? पहले में क्या है, रिजर्व टेबल में 2, और बाहर वाली रो में अभी सेलर्स टेबल में क्या है, 3। पहले में मैच नहीं हुई, दूसरे में भी मैच नहीं होगी, तीसरे में भी मैच नहीं होगी, क्योंकि एस आई डी रिजर्व टेबल में एस आई डी 3 है ही नहीं। तो इस अंदर वाली क्वेरी का आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी, एम्प्टी सेट। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो फिर हमारे आंसर में ये XYZ नेम नहीं प्रिंट होगा, एम्प्टी आया तो। अब समझ आ गया एम्प्टी आएगा तो क्या होगा? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इसको फॉर लूप की तरह कंसीडर करो। ठीक है, एग्जिस्ट का उल्टा नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट तब कराएगा जब एम्प्टी आएगा, और जब एम्प्टी नहीं आएगा तो वो प्रिंट नहीं कराएगा, मतलब उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट का उल्टा नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसको फॉर लूप की तरह कंसीडर करना। और ऐसा तभी होता है जब ये तुम्हारा मान लो बाहर वाला जो वो है टेबल, वो अंदर वाले से कंपैरिजन में यूज हो रहा है। ठीक है, कोरिलेटेड है, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो फॉर और एग्जिस्ट चेक क्या करता है कि क्या इसका आंसर अंदर कुछ है भी या नहीं है। अगर है तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो वैल्यू प्रिंट करा देगा, एम्प्टी है तो वो उसको नहीं प्रिंट कराएगा, उसको आंसर में नहीं लेगा। समझ आया एग्जिस्ट? यस सर। ठीक है, यस सर। ये मतलब ये कोई पढ़ाता नहीं है एग्जिस्ट, मतलब कहीं पढ़ाया नहीं गया होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ाया गया होगा स्कूल में भी। नहीं सर, नहीं पढ़ाया, तभी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई। हाँ, ये ऐसे ही है। एक बार मैंने भी इसको बिना पढ़े वो क्वेरी देख ली थी, तो मेरे को क्वेरी समझ नहीं आई थी। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और करते हैं आज के लिए, बस बहुत है। या ऐसा करते हैं कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर बताओ।
आज का जो पढ़ा है उसी के हिसाब से, ठीक है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग वर्बली आंसर बताओ और खत्म करते हैं आज की क्लास से। तो ठीक है, एक एक करके सबसे पूछते हैं। तो बताओ फिर हाँ, तो अच्छा, डे में मान लो संडे मंडे ट्यूसडे ये आएगा, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये आएगा, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर एक क्वेश्चन ये है कि मान लो ऐसे सेलर का नाम बताओ जिसने संडे को बोट नंबर 105 को रिजर्व किया है। ऐसे सेलर्स का नाम बताओ। Select S name from sailors where SID in. Select SID from reserves where BID in. Select BID from boats where day equal to. नहीं नहीं, उसमें तीसरी क्वेरी पे क्यों जा रहे हो? दो क्वेरी तक ठीक है। where day equal to Sunday, हाँ ठीक है। Where BID equal to 105 and day equal to Sunday, and day equal to Sunday, हाँ ठीक है ना? क्या सबको समझ आया? ठीक है, सही है, कोई सबको समझ आया, राइट? या नहीं आया? यस सर, आ गया। तो इधर से हम, हाँ इधर से हमने इस टेबल से हमने ऐसी SIDs निकाल ली जिसकी BID 105 है और डे संडे है। तो मल्टीपल SIDs हो सकती हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एस नेम इसमें देख लिया, ठीक है। अब प्रतीक बताना, ठीक है। ऐसी अच्छा, उस बोट का नाम बताओ जो सेलर सेलर नेम मान लो राज है, ठीक है। सेलर नेम इक्वल टू राज ने रिजर्व की है। उस बोट का नाम बताना है। हेलो प्रतीक, हो ना उधर? आई गेस आवाज तो आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो छोड़ो, ठीक है, प्रतीक नहीं बता रहा तो विभोर है, राइट? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे दोबारा? उस बोट का नाम बताओ जो सेलर नेम इक्वल टू राज ने रिजर्व की है। बोट का नाम बताना है। Select B name from board where S name in select where S name in select S name from sailors where S name equal to Raj. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। सर यही होगा? सोचो, गलत है। सोचो, एक मिनट, तुमने बता दिया तनिष, हमको लग रहा है तुमको आता है। थोड़े बाकियों को बताने दो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। सोचो, बताओ फिर। सिलेक्ट हाँ, कौन है ये? कौन बोल रहा है बीच में? यशिका। ओके यशिका, बताओ। Select B name from boats where BID in. Select BID from reserves where SID in. Select SID from S names where S name is equal to Raj. अच्छा, एक बार फिर से बोलना, थोड़ा सा मिस हुआ।
select B name from Mhm. boats where BID in. हाँ. Select BID from reserves where Mhm. SID in. हम्म. Select SID from S names where S name is equal to Raj. सही है. ठीक है. सही है बिल्कुल. समझ आया बाकियों को? Yes, sir. सही है ना? सर वही पॉइंट में वो मैंने एक्चुअली में वो नहीं देखा. हाँ, Interlink नहीं तुमको करा बस ये देखना है ना कि थोड़ा सा एक कौन की चीज कौन से टेबल से मिल रही है और कौन सा Yes, sir. टेबल किससे कनेक्टेड है. सर वो की मिस हो गई थी. हम्म. Yes, तो yes. एस नेम जो वेयर कंडीशन है वो सेलर्स टेबल में लगेगी, तो वो लास्ट में आएगा. उधर से हमको उसकी एस आईडी मिल सकती है नाम का यूज करके, और नाम का यूज करके एस आईडी मिलेगी तो रिजर्व टेबल में हम उससे बी आईडी निकाल सकते हैं, और बी आईडी रिजर्व टेबल से मिल जाएगी तो हम बोट्स टेबल से बी आईडी का यूज करके नाम निकाल सकते हैं. ठीक है. एक लास्ट करते हैं. और कौन है हमारे साथ? 4 लोग हैं या एक और भी कोई है? सुरेंद्र राइट. I guess Surendra was the name. Who all are present? Can you call out your name? Sir Vibhor, Tanish, Vibhor, Tanish. and Yashika. Only 4 are there, right? Yes, sir. Okay, others so they have left, I guess. Okay, चलो ठीक है, आप लोगों से तो पूछ ही लिया है, तो इसकी क्वेरीज करना, सर्च कर लेना नेस्टेड क्वेरीज के क्वेश्चन, क्वेरीज करना. बाकी कल देखते हैं ग्रुप बाय, ज्वाइंस और ये सब एग्रीगेट फंक्शंस, ये सब कल वाली क्लास में देखते हैं. ठीक है. सर तो ये थोड़े अभी से सैंपल क्वेश्चंस हैं इसके. अरे ऑनलाइन यार, ऑनलाइन देखा करो, सैंपल क्वेश्चन सब भरे पड़े हैं ऑनलाइन, सर्च कर लेना. सुमिता अरोड़ा में भी मिल जाएंगे शायद. सुमिता अरोड़ा में भी मिल जाएंगे. सुमिता अरोड़ा. ओके, सुमिता अरोड़ा. अच्छा अच्छा, तुम्हारी वो 12th वाली. यस सर. अच्छा, नहीं तुम ऑनलाइन देख लो, और सुमिता अरोड़ा में मिक्स होंगे ना. तुम अभी पहले नेस्टेड कर लेना, फिर जनरल कर लेना. ओके सर. ठीक.